हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एक्शन चैनल। आज के वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। इसके अलावा जो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके सामने लेके आया हूँ वो ये है कि हम लोग सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करेंगे और हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि उन सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से। तो मैं आपको हर सेक्टर में से एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दूंगा जिसमें कि अपसाइड एक अच्छा अपसाइड पॉसिबल होगा। तो हम एनालाइज करेंगे सीमेंट को, कैपिटल गुड्स को, या फिर आपके बैंक्स जो है, ऑटो है, और आपका फिनांस सेक्टर है। इन सारे सेक्टर्स को हम एनालाइज करेंगे और हम कोशिश करेंगे जानने की कि इन सब सेक्टर्स में क्या हो रहा है, कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है और किस सेक्टर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक कौन सा है। वो मैं आपको जरूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में क्या हो रहा है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे मेरे एनालिसिस से जुड़े हुए हैं, वो लोग जानते हैं कि हम पिछले एक हफ्ते से इस लाइन को, बल्कि पिछले 2-3 हफ्ते से सिर्फ इस लाइन को मॉनिटर कर रहे हैं। और ये लाइन कौन सी है? ये है 14,800, 14,889 की लाइन है। यानी समझ लीजिए आप, ये 14,900 की लाइन है। ये 14,900 जो है, ये इस निफ्टी को काफी ज्यादा रेजिस्टेंस दे रहा है। यहाँ पर पहली बार रेजिस्टेंस मिली, फिर देखिए यहाँ पर लगातार रेजिस्टेंस मिली, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन लगातार रेजिस्टेंस मिली, और उसके बाद फाइनली प्राइस डिसाइड किया कि मुझे नीचे आना है और प्राइस इस डाउनवर्ड चैनल में चला गया, जहां से कि डाउन साइड काफी ज्यादा भी हो सकता था। लेकिन ये डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी और प्राइस वापस ऊपर चला गया। प्राइस ऊपर चला गया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। अब सवाल ये है कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ। पिछले 3 दिनों में आप देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया। यहाँ पर बॉटम बनाने के बाद प्राइस सीधे ऊपर चला गया। अब जो फ्राइडे का सेशन जो था, उसमें क्या हुआ कि उसमें प्राइस एक कंफ्यूजन था कि मार्केट को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर जाओ कि नीचे जाओ। हालांकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, काफी ज्यादा गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पर ही क्लोज हुआ जिस लेवल पे ओपन हुआ था। तो अब हमें इस लेवल को बहुत क्लोजली वॉच करना है। वो लेवल कौन सी है? 14,900। अब पिछली बार अगर आपने देखा हो तो पिछली बार क्या हुआ था कि प्राइस जो है, जैसे ही 14,900 की लेवल पे पहुंचा था, अगले दिन हमें गैप अप ओपनिंग मिली, काफी बेहतरीन गैप अप ओपनिंग मिली, और प्राइस ने ऊपर भी जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और प्राइस नीचे क्लोज हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि क्या हुआ, प्राइस कैसे अगले 2 दिन तक बिल्कुल एक बॉटम यहाँ पर बना। तो अब हमें यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ देखना है कि क्या यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। पहली चीज तो यहाँ पर ये हो सकती है कि प्राइस ऊपर जाएगा, गैप अप ओपन करेगा जैसे इधर हुआ, और फिर बाद में सस्टेन नहीं कर पाएगा और नीचे चला जाएगा। या तो ये हो सकता है यहाँ पर। और दूसरा चीज ये हो सकती है कि प्राइस, जैसे इधर आप देखें, इधर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस लगातार इस रेजिस्टेंस को नॉक कर रहा था कि भाई मुझे ऊपर जाने दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 डेली कैंडल्स, ये देखें मैं डेली चार्ट एनालाइज कर रहा हूँ, तो हर एक कैंडल जो है वो एक डेली कैंडल है। तो ये 8 कैंडल्स यहाँ पर बने। ये आठों कैंडल्स कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें इस रेजिस्टेंस को तोड़ना है और हमें ऊपर जाना है, वो नहीं कर पाए। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल हो, यहाँ पर भी वो 5 6 कैंडल बन जाए जो कि लगातार इस रेजिस्टेंस, ये पावरफुल रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस को नॉक करेगा और कोशिश करेगा कि मैं ऊपर चला जाऊं, लेकिन हो सकता है कि वो ऊपर ना जा पाए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से तो अब हमें अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो है वो थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें गैप अप ओपन मिल जाता है, सपोज करें हमें मंडे के दिन एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है, तो तब मेरा ख्याल है हम ये इस तरीके का हाल हो सकता है कि प्राइस गैप अप ओपन होगा और उसके बाद नीचे चला जाएगा और फिर नेक्स्ट डे भी नीचे जाएगा। तो कोशिश करें, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन रखी है और अगर आपको गैप अप मिलता है मंडे के दिन, तो आप अपनी पोजीशंस को क्लोज कर दें। तो दोस्तों, ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। हाँ, तो दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो
मैं ये एनालिसिस बिल्कुल शुरुआत से करूंगा ताकि जो लोग नए हैं वो लोग भी आइडेंटिफाई कर पाए कि हम किस लेवल पे फोकस कर रहे हैं और पहले हम क्या बात कर चुके हैं इसके बारे में। तो आइए पहले से शुरू करते हैं। तो निफ्टी ने यहाँ पर एक बॉटम बनाया। बॉटम बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली। इस रेजिस्टेंस को प्राइस सरवाइव नहीं कर पाया। ये रेजिस्टेंस कौन सी थी? ये रेजिस्टेंस थी 32,500 वाली रेजिस्टेंस। यहाँ पर प्राइस इसको सरवाइव नहीं कर पाया और नीचे आ गया। यहाँ पर एक दूसरा बॉटम बना। उस बॉटम बनने के बाद प्राइस ने एक जबरदस्त अपस्विंग दिया और यहाँ पर एक टॉप बन गया। टॉप बनने के बाद क्या हुआ? प्राइस एक डाउनवर्ड वेज में चला गया और नीचे की तरफ आया। यहाँ पर इसने एक बॉटम बनाने की कोशिश की इस 32,500 को। जो पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रहा था, अब वही रेजिस्टेंस यहाँ पर सपोर्ट बन रहा था। तो प्राइस ने कोशिश की कि इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाया जाए और यहाँ से सपोर्ट बनने के बाद ऊपर की तरफ एक मूव कोशिश कर रहा था बैंक निफ्टी देने के लिए। लेकिन उसी दिन वो कोरोना के केसेस आ गए और बैंक निफ्टी गैप डाउन नीचे ओपन हुआ और बिल्कुल दिन के लोस पे क्लोज हो गया। उसके बाद अगर आप देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक बॉटम बना दिया। ये देखिए, ये बॉटम यहाँ पर एक बन गया और उस बॉटम से के बनने के बाद क्या हुआ? प्राइस ऊपर चला गया और ये जो वेज है, ये जो डाउनवर्ड वेज आप देख रहे हैं, इस वेज का जो ये टॉप है, इस टॉप को टेस्ट किया, लेकिन यहाँ पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे चला गया। तो अब देखिए, यहाँ पर जो दो लेवल्स निकल के आ रही है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है, वो है 34,000 और 32,500। तो ये 34,000 की लेवल क्या है? ये वो लेवल है जिसको बैंक निफ्टी पहले टेस्ट कर चुका था और वहां सरवाइव नहीं हो पाया और नीचे आ गया। और ये 32,500 वो रेजिस्टेंस थी जो कि जैन में एक रेजिस्टेंस थी, वो अब सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है। ये देखे, प्राइस ने जब नीचे आया उसके बाद यहाँ पर एक अब ये जो सपोर्ट का एरिया होता है, ये एग्जैक्टली एक लाइन नहीं होती है, ये एक रीजन होता है। ठीक है, तो ये एक पूरा एक रीजन है जो सपोर्ट है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये इस लाइन को टच किया इसने और बाद में ऊपर जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये इस लाइन के आसपास भी अगर चला गया तो ये पूरा एक सपोर्ट एरिया यहाँ पर बन गया। ये देखिए, तीन कैंडल, एक दो और तीन कैंडल यहाँ बने और यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिला और प्राइस अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना चुका है। ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं, जो पिन बार आप देख रहे हैं, ये सीधे सीधे हमें ये बताता है कि भाई अब जो रेजिस्टेंस थी, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर थी, वो अब सपोर्ट बन चुकी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद प्राइस गैप अप ओपन हुआ, ऊपर चला गया और बाद में नीचे आ गया। मतलब बैंक निफ्टी जो था वो फ्राइडे के सेशन में थोड़ा ज्यादा कमजोर था एज कंपेयर टू निफ्टी, बल्कि बहुत कमजोर था। वो सरवाइव नहीं कर पाया जो ऊपर की तरफ था। जबकि हमने निफ्टी के चार्ट में देखा कि जो प्राइस था फ्राइडे के दिन गैप अप ओपन हुआ और जहां पर ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो गया, ज्यादा नीचे क्लोज नहीं हुआ। लेकिन ये देखिए, यहाँ पर ये जहां पर ओपन हुआ, इसने काफी ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन सेलिंग आ गई और उसके बाद ये नीचे क्लोज हुआ। ये बिल्कुल थर्सडे की क्लोजिंग प्राइस, थर्सडे की ओपन प्राइस के आसपास क्लोज हो गया। तो दोस्तों, अब हमें बैंक निफ्टी क्या बता रहा है? बैंक निफ्टी हमें ये बता रहा है कि भाई मैं अपने सपोर्ट एरिया पे हूँ और मेरा यहाँ से नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि 32,500 पे बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है। तो इसके लिए आपको अवरली चार्ट पे जाना पड़ेगा और वहां पे इसको अच्छे से देखना होगा कि वहां क्या हो रहा है। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाते हैं और ये मंडे के दिन इस 32,500 की लेवल को मॉनिटर करते हैं, तो 15 मिनट का चार्ट आपको कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है 15 मिनट के चार्ट में और वहां पर एक कैंडल अगर बना भी, उस कैंडल का कुछ खास मतलब नहीं होता। तो आपको चाहिए आवरली चार्ट या 2 आवरली चार्ट। वहां पर आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी 32,500 पे किस तरीके से बिहेव कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट, अगर आपको 32,500 पे वीकनेस लगी तो वहां पर आप एक सेल पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये लगा कि 32,500 पे आवरली या 2 आवरली कैंडल पे एक अच्छा कैंडल बन रहा है, तो वहां पर आप एक बाई पोजीशन ले सकते हैं। ये जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ये एक एनालिसिस है, ये कोई प्रोडिक्शन नहीं है। एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मैंने आपके कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि भाई मैंने आपके पुराने वीडियो देखे और आपने जैसा प्रोडिक्शन किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि भाई मैं प्रोडिक्शन नहीं करता, मैं सिर्फ एनालिसिस करता हूँ।
और एनालिसिस, ये जो स्टॉक मार्केट है, ये कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है जहां पर हम ये पता लगा सके कि भाई अब क्या होने वाला है। अगर ये एग्जैक्ट साइंस होता तो हर कोई इस साइंस को जान लेता और पैसे कमा लेता, तो फिर पैसा कमाना बहुत आसान हो जाता। लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इट्स ए आर्ट। और ये एक आर्ट है, इस आर्ट को समझना ये है कि भाई ये एक हाई प्रोबेबिलिटी गेम है। हाई प्रोबेबिलिटी गेम का मतलब ये हुआ कि भाई जहां पर आपको लगे कि पॉसिबिलिटी है कि एक अपमूव आएगा, जहां प्रोबेबिलिटी आपके साइड में है, वहां पर आप एक पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा ही होगा। यहाँ पर आपको, यू डोंट हैव टू बी करेक्ट 100% ऑफ टाइम। आपको 100% ऑफ टाइम करेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। जो वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेडर्स हैं, दे आर ओनली करेक्ट 40 to 50% ऑफ टाइम एंड स्टिल दे मेक लॉट ऑफ मनी। यू डोंट हैव टू बी करेक्ट ऑल द टाइम। अगर आप सिर्फ 40 या 50% टाइम भी सही होंगे, लेकिन जो बाकी टाइम जब आप गलत हैं, तब आप अपनी लॉसेस को कट करें फटाफट, तो आप बड़े आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब ये जो नए लोग होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में नए लोग आते हैं, उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है कि भाई आई हैव टू बी करेक्ट 100% टाइम्स। बट दैट इज नॉट द केस। यू कैन नॉट बी करेक्ट इन स्टॉक मार्केट 100% ऑफ टाइम। ये वो नहीं है, ये कोई इंजीनियरिंग नहीं है, ये कोई मेडिकल नहीं है। यू आर नॉट डूइंग ए ऑपरेशन किसी पेशेंट का जहां पर आपकी सक्सेस रेट 80-90% है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पर सक्सेस रेट के साथ साथ फेलियर रेट भी होती है। और जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, उनके अंदर ये फेलियर इनबिल्ट होता है। वो इस फेलियर से डरते नहीं है। लेकिन जो नए लोग होते हैं, उनको फेलियर से डर लगता है। तो दोस्तों, फेलियर को आपको अपने अंदर इनबिल्ट करना पड़ेगा, तब आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ेगा। जैसा कि वो बाजीगर में शाहरुख खान का एक डायलॉग था कि भाई कुछ जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है। स्टॉक मार्केट इज एग्जैक्टली दैट गेम। यहाँ पर आपको कुछ हारना पड़ेगा और उस हार में ही आपकी जीत होगी। अगर सपोज करें आपने बैंक निफ्टी में एक लॉन्ग पोजीशन ले ली 32,500 पे, आपने पोजीशन तो ले ली, लेकिन स्टॉक मार्केट ने आपको गलत साबित कर दिया, तो आपको अपनी पोजीशन जल्दी काटनी होगी। ये नहीं कि आप एक ईगो लेके बैठ जाएंगे कि भाई मैंने तो एनालिसिस किया है, मेरा एनालिसिस कभी गलत ही नहीं हो सकता। तो जो जो चीजें, जो रूल्स लाइफ में चलती हैं, वो यहाँ पर नहीं चलती। यहाँ पर आपको अपना ईगो जो है वो बिल्कुल क्लोज करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ अपना ईगो दिखाया, अगर आपने ये दिखाया कि भाई मैं तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हूँ, यहाँ पर भी मैं वैसे ही सक्सेसफुल हो जाऊंगा। अगर लाइफ में मेरी जो जो भी चीज मैं करता हूँ, वहां मेरी सक्सेस रेट 90-95% है, तो यहाँ पर भी मेरी जो सक्सेस रेट है वो भी 90-95% होगी। वो पॉसिबल नहीं है दोस्त। तो कोशिश करें कि इस फेलियर को अपने अंदर इनबिल्ड करें। और अगर हारना भी है स्टॉक मार्केट में, तो आपको हारना सही तरीके से। ये नहीं है कि यू विल लूज मनी बाय डूइंग इनकरेक्ट थिंग्स। You have to do correct things, and if stock market proves you wrong, it's okay to lose, not a problem. But if you are doing it incorrectly, ये अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की कोई नॉलेज नहीं है और आप इनकरेक्ट पोजीशंस ले रहे हैं और वहां पर आप पैसा लूज कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। इवन इफ यू आर मेकिंग मनी बाय इनकरेक्ट थिंग्स, इवन दैट इज नॉट गुड। You have to lose money and you have to gain money by correct method। आपके पास एक मेथड होना चाहिए। अदरवाइज स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना दोस्तों बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेट मी टेल यू दैट। तो ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक का। तो अब हम चलते हैं बाकी सेक्टर्स की तरफ। हम उनके इंडिसेस को ऑब्जर्व करते हैं और हम कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की कौन से स्टॉक्स, कौन से सेक्टर्स में आज के दिन मतलब इस हफ्ते जो है एक अच्छी लेवल पर है और जो अगले हफ्ते एक अच्छा मूव दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब हम बाकी सेक्टर्स की तरफ। वो कोशिश करते हैं आइडेंटिफाई करने की उन स्टॉक्स में जिनमें एक अच्छा अपसाइड पॉसिबल हो सकता है। तो मैं जो अब स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ, वो स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकिंग सेक्टर में ये स्टॉक मुझे सबसे स्ट्रांग लग रहा है। अब ये स्टॉक मुझे सबसे स्ट्रांग क्यों लग रहा है? क्योंकि मुझे इसमें एक रिवर्सल दिख रहा है। अब हम इसके प्राइस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर आप इसको क्लोजली देखें, तो इस स्टॉक में एक चैनल फॉर्मेशन हो गई है। प्राइस एक चैनल में था, एक डाउनवर्ड चैनल में था। प्राइस ने एक बहुत अच्छा एक टॉप बनाया था 430 का। तो बड़े दिनों बाद ये स्टॉक देखिए यहाँ से रैली की थी इसने, 270 से लेके सीधे 430 तक पहुंच गया था।
430 तक जाने के बाद इसमें एक डाउन मूव आया और ये प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में चला गया। फिर आप देखिए प्राइस ने कितनी खूबसूरती से इस डाउनवर्ड चैनल में से बाहर आया। ये देखिए 1 2 3 4 5 5 दिन लगातार जो था प्राइस वो इस चैनल में से बाहर आ गया। उसके बाद अब यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। तो यहाँ पर कंसोलिडेट जो प्राइस हो रहा है वो काफी अच्छी प्राइस एक्शन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 350 के आसपास अगर आप इस स्टॉक में एंटर हो जाए और आपका स्टॉप लॉस अगर थोड़ा नीचे हो, मेरा ख्याल है अराउंड 340 के आसपास अगर आपका स्टॉप लॉस हो, तो आने वाले दिनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा ख्याल है 400 की लेवल बड़े आराम से क्रॉस कर सकता है। अगेन ये मेरा एक एनालिसिस है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो ये था बैंकिंग का स्टॉक। आइए अब अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अब सीमेंट सेक्टर को एनालाइज हम करते हैं। सीमेंट सेक्टर में मुझे एसीसी, ग्रासिम और अंबुजा सीमेंट ये तीनों स्टॉक काफी अच्छे लग रहे हैं। तीनों स्टॉक्स काफी अच्छे से प्लेस्ड है एक अप मूव देने के लिए। लेकिन इन तीनों में से जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, उसका रीजन ये प्राइस स्ट्रक्चर है जो आपके सामने है। आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है। इसमें आप देखिए ये जो प्राइस है, ये पहले एक बड़ा कप बनाया इसने, और ये कितने ट्रेडिंग सेशन था, करीब करीब 15 ट्रेडिंग सेशंस में इसने एक कप बनाया। उसके बाद वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हो गई और यहाँ पर इसने एक हैंडल बना दिया। तो अब हमें इसमें क्या अप्रोच करना है? हमें अप्रोच इसमें ये करना है कि अगर हमें प्राइस इस लेवल के जो ये हाई था, जो 317 का जो हाई है, अगर आपको प्राइस 317 के ऊपर दिखे तो आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में अंबुजा सीमेंट एक बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ देगा। आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 300 से थोड़ा नीचे, मेरा ख्याल है 295 295 के आसपास होना चाहिए। ज्यादा बड़ी पोजीशन ना ले, एक छोटी पोजीशन ले और पैसा कमाए। देखिए पोजीशन साइज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम लोग बड़ी बड़ी पोजीशंस ले लेते हैं लेकिन बाद में हम उसको हैंडल नहीं कर पाते। पोजीशन साइज कैन बी कंपेयर टू ए वेट। जब आप जिम में जाते हैं तो आप वजन उठाते हैं, वेट उठाते हैं, तो वहां पर आप उतना ही वेट उठाते हैं जितना आप बर्दाश्त कर सके। लेकिन स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो आप इतना बड़ा लॉट साइज उठा लेते हैं, फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसमें हल्की सी 1% या 1.5% की फ्लक्चुएशन नीचे की तरफ आ जाती है तो आप अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं। तो उतना ही पोजीशन साइज ले जितना कि आप बर्दाश्त कर पाए, जितना कि आप में ताकत है उसको सहने की। तो अगर आप एक बड़े पोजीशन साइज की जगह पर एक छोटा पोजीशन साइज ले ले, उसमें आप पहले ही कैलकुलेट करें कि मेरा रिस्क इसमें कितना है, उसी बेसिस पे आप इसमें एंटर करें। तो रिस्क जो है वो सबसे पहले उसके बारे में सोचे, बाद में सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये था अंबुजा सीमेंट। सीमेंट सेक्टर से स्टॉक मैंने चुना है, मुझे इसमें काफी अच्छा अपसाइड दिख रहा है। तो ये तो दोस्तों मेरा एनालिसिस है, कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो आइए अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से है। एफएमसीजी सेक्टर जैसा कि हम सब लोग जानते हैं एक बहुत ही डिफेंसिव सेक्टर होता है। इसमें पोजीशन लेना आमतौर पे काफी मतलब ना आपका लॉस होने के चांसेस जो होते हैं वो काफी कम होता है। ये नहीं है कि प्राइस नीचे नहीं जा सकता, लेकिन काफी डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है और काफी अच्छा सेक्टर माना जाता है। अगर आपको इस सेक्टर में कोई स्टॉक अच्छी लेवल पे मिले तो आपको उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप गलत लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होगा, लेकिन अगर आपको सही लेवल पे कोई स्टॉक मिल रहा है तो आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब देखिए कोलगेट पामोलिव मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ। कोलगेट पामोलिव एक अपवर्ड चैनल में है। यहाँ मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ, ये देखिए एक अपवर्ड चैनल में कोलगेट पामोलिव है। ये देखिए ये इसने एक चैनल बनाई है, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, उसके बाद प्राइस अब यहाँ पर आ गया। अब प्राइस इस चैनल को नीचे की तरफ तोड़ चुका है, अपवर्ड चैनल को नीचे की तरफ तोड़ चुका है। और यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर प्राइस ने एक जबरदस्त एक बेस बनाई है। और फ्राइडे के दिन मैं जरा इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ। फ्राइडे के दिन देखिए ये कैंडल पे आप थोड़ा फोकस करें। ये सब कुछ मैं हटा देता हूँ पहले। ये देखिए फ्राइडे फ्राइडे के दिन आप इस कैंडल पे फोकस करें। ये देखिए कितना जबरदस्त कैंडल बना था जिसकी लोअर शैडो बहुत बड़ी थी। इसका मतलब ये है कि इसमें काफी अच्छी पोजीशंस बन गई है। तो अगर आप
इस स्टॉक में एंटर हो जाते हैं, 1511 अभी इसका करंट प्राइस है। और अगर आपका स्टॉप लॉस, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपका स्टॉप लॉस करीब करीब 1480 के आसपास होता है, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में काफी अच्छी लेवल्स दिखा सकता है। तो इसका टारगेट हम देखते हैं, टारगेट इसका क्या होगा। इस स्टॉक का टारगेट जो है, ये एक चैनल में घूम रहा है, इस स्टॉक का टारगेट करीब करीब 1700 रुपये है, 1600 1700 रुपये है। और टाइम कितना लग सकता है, मेरा ख्याल है 1 से 2 महीने अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये 1700 की लेवल बड़े आराम से दिखा सकता है। तो दोस्तों, ये था कोलगेट पामोलिव जो स्टॉक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैंने आपके साथ दो चार स्टॉक शेयर किए, आज के लिए इतना ही है। तो अगले हफ्ते में हम कोशिश करेंगे बाकी सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करने की, उन सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो अट्रैक्टिव लेवल्स पर है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आ, इसके अलावा आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें, ताकि आपको अपडेट मिल सके कि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आए आपको उसका अपडेट मिले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मेरे साथ बिताया। थैंक यू वेरी मच। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड लक। बाय बाय।